क्या आपके बालों में सोराइसिस है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम आप फील करते हैं? क्या आप भी परेशान हो कि हर सर्दियों में, हर बारिश के मौसम में आपके सिर में खुजली होती है और पपड़ी झड़ती है, जो आपके कपड़ों पे गिर जाती है और आपको समाज में दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सोशलाइज़ करने में इशू आ रहा है? तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपके साथ स्कैल्प सोराइसिस के बारे में या फिर सिर में होने वाले सोराइसिस के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिसके थ्रू आप घर बैठे-बैठे भी अपने डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कुछ ऐसी एट होम टिप्स दूंगा, डाइट रिकमेंडेशंस दूंगा जिससे कि आप सोराइसिस से रिलीफ पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है सम्यक धवन और मैं कंसल्टेंट हूँ काया क्लब ग्लोबल पे, जहाँ हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक सोराइसिस और सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे चुके हैं। हमारा एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि क्या करें सोराइसिस में, क्या खाएं और क्या ना खाएं जिससे कि आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन हम अपनी हर वीडियो में एक प्रैक्टिस करते हैं, वो ये है कि हम पिछली वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसका आंसर देते हैं। तो देख लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने। वो ये है कि क्या स्ट्रेप थ्रोट सोराइसिस कॉज कर सकता है? ये एक बहुत ही एजुकेटेड सब्सक्राइबर या व्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज स्ट्रेप थ्रोट का मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का शॉर्ट फॉर्म होता है स्ट्रेप, विच इज़ एक्चुअली अ बैक्टीरिया, तो जिसको हम नॉर्मली कहते हैं गला ख़राब हो जाना। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या गला ख़राब होने की वजह से सर्दियों में, या जो सर्दियों में खांसी ज़ुकाम होता है उसकी वजह से मेरे को सोराइसिस तो नहीं हो सकता? ये इतना रेयर क्वेश्चन पहली बार आज तक किसी ने हमसे ये पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखिए, मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा आज। क्योंकि हम स्कैल्प सोराइसिस के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी ट्रीटमेंट और एट होम रेमेडीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो पर पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर सिम्टम्स क्या होते हैं। तो नंबर 1 सिम्टम इज़ इचिंग। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि सोराइसिस जो वर्ड है इंग्लिश का, वो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से आता है, सोरा, PSORA। ये जो ग्रीक वर्ड है सोरा, इसका लिटरल मतलब ही है इचिंग या खुजली। तो सोराइसिस में जो नंबर 1 कंप्लेंट रहती है पेशेंट को, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पाते हैं और काम में ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, वो है खुजली। तो सिर में खुजली रहना और पपड़ी का बढ़ना, जो ऐसी पपड़ी जो झड़ती है, उनके नाक पे गिरती है, कान पे गिरती है, कंधों पे गिरती है, कपड़ों पे नज़र आती है, पपड़ी का बनना। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो स्केलिंग और वाइट कलर के सिल्वरी वाइट स्केल्स का बनना, उसके साथ साथ थोड़ा सा उनको टेम्प्रेरी हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी होती है, बिकॉज वो इतना खुजली करते हैं अपने सिर में, और बिकॉज स्कैल्प सोराइसिस में उनके स्कैल्प को और हेयर फॉलिकल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो टेम्प्रेरी हेयर लॉस भी एक सिम्टम है। एक और सिम्टम जो शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, वो है उभरे हुए पैचेस, लाल रंग के उभरे हुए जो स्किन की सतह से थोड़े से उठे हुए हैं। ये 4-5 सिम्टम्स हैं स्कैल्प सोराइसिस के। एक कॉमन जो प्रॉब्लम आती है डायग्नोस करने में, वो ये आता है कि स्कैल्प सोराइसिस का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उससे मिलती जुलती बीमारी है सेबोरिक डर्माटाइटिस। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना ईजी है। आप नोटिस करेंगे कि सेबोरिक डर्माटाइटिस में एक्चुअली जो पपड़ी है, जो सोराइसिस के लिए बहुत ही क्लासिकल फाइंडिंग है, पपड़ी का बनना, सिल्वरी वाइट फ्लेक्स का बनना, वो नहीं मिलता है हमें सेबोरिक डर्माटाइटिस में। और सोराइसिस में जो पपड़ी होती है और जो स्किन उठी हुई होती है, वो लाल रंग की होती है। सेबोरिक डर्माटाइटिस में वो उठी हुई नहीं होती, वो लाल रंग की नहीं होती, वो एक्चुअली स्कैल्प थोड़ा सा येलोइश होता है और थोड़ा सा ग्रीजी होता है, थोड़ा सा तेल होता है उसमें। तो ये डिफरेंशिएट कर सकता है डर्माटोलॉजिस्ट सेबोरिक डर्माटाइटिस को स्कैल्प सोराइसिस से। अब हम बात करते हैं कि आखिर स्टेजेस क्या हो सकते हैं स्कैल्प सोराइसिस का और आपको कब अपने ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट जो है बहुत ही अर्जेंट और क्रिटिकल है, वो ये कि पेशेंट्स की थोड़ी सी अप्रोच मैं देखता हूँ कैजुअल रहती है। वो एक्चुअली स्टार्टिंग की स्टेजेस में अपने स्कैल्प सोराइसिस को कन्फ्यूज़ कर लेते हैं डैंड्रफ के साथ। तो वो क्या करते हैं कि वो ओवर द काउंटर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ या कोल टार वाले शैम्पूज़ या ऐसे शैम्पूज़ जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड होता है, वो यूज़ करते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। उनको लगता है कि वो हफ्ते में 2 या 3 दिन उस शैम्पू से नहाएंगे तो उनका डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। और गर्मियों में तो हमको पता ही है कि सोराइसिस नहीं आता, बिकॉज सोराइसिस इज़ नोन फॉर इट्स रिकरिंग पैटर्न ऑफ एग्रीवेशन इन द विंटर्स। सोराइसिस विंटर्स में बढ़ता है और समर्स में कम हो जाता है। तो पेशेंट्स को क्या लगता है कि उनके वो डैंड्रफ है, तो उस चक्कर में वो ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं क्योंकि उनको अनअवेयरनेस है अपने डिजीज़ को लेकर। तो मैं ये एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको परसिस्टेंट डैंड्रफ है, आप नोटिस करते हैं कि आपको सिर्फ विंटर्स में ही डैंड्रफ आती है, तो आपको एक बार दिखा देना चाहिए डर्माटोलॉजिस्ट को, कहीं आपको सोराइसिस ना हो। बिकॉज एक बार जब सोराइसिस स्किन की मैनिफेस्टेशन से आगे चले जाता है, एक बार जब सोराइसिस आगे बढ़ जाता है, तो वो नेल्स में चले जाता है और नेल्स में जाने के बाद वो नाखूनों को ख़राब कर देता है, नेल्स में पिटिंग कर देता है, या फिर नाखूनों में गड्ढे बन जाते हैं या नाखून उखड़ने लग जाते हैं। ये होता है स्टेज 2 ऑफ सोराइसिस। और अगर यहाँ पे भी पेशेंट की अप्रोच कैजुअल है, तो इसके बाद सोराइसिस सीधा आगे जाता है जॉइंट्स में।
हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, पीठ में, यहाँ पे जब सोराइसिस चले जाता है तो ये है स्टेज 3, यानी कि आपकी डिजीज़ बहुत आगे तक चलेगी और इस पॉइंट पे आके सोराइटिक आर्थराइटिस वाले स्टेज में जब डिजीज़ चली जाती है तो ट्रीटमेंट करना किसी भी डॉक्टर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए समय रहते सोराइसिस का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ एट होम रेमेडीज़ जो घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। क्या आपको लगाना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए, ये मैं आपको अगले 1 मिनट में बताऊंगा। सबसे पहले तो लगाने के लिए बेस्ट चीज़ जो इमोलिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। तो नारियल के तेल से मालिश करना, अपने सिर की मालिश करना, अगर आपको स्कैल्प में सोराइसिस है या आपके बॉडी के जो पैचेस हैं उस पर नारियल तेल लगाना, इट्स द बेस्ट, वो बेस्ट इमोलिएंट है। हम तो इतने लकी हैं कि हमारे देश में ये प्रथा बनी हुई है, कल्चर बना हुआ है तेल लगाने का, कि बाहर के देशों में, यूरोप और यूएसए में तो ये ट्रीटमेंट ही नहीं है, क्योंकि एक तो इनसे वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है, दूसरा वो लोग सिर्फ वैसलीन और ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं जो कि उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाते हैं। कोकोनट ऑयल लुब्रिकेंट होने के साथ साथ जो स्किन की जो बनने की रफ्तार है, जो केराटिनोसाइट्स की प्रोलिफरेशन की जो स्पीड है, उसको भी कंट्रोल करता है और बाकी प्रोडक्ट्स मार्केट में वो नहीं कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ कोकोनट ऑयल। नंबर 2 जो मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ वो है मूंग दाल को अगर आप मिक्सी में पीसें और उसको बेसन में मिला लें और उससे आप नहाएं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पैचेस में बहुत रिलीफ मिलेगा। एक थर्ड जो टिप मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि आप हैबिट बनाएं कि कैसे रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 ग्लास गर्म दूध लें आप, और उसके अंदर आप हल्दी 1 चम्मच मिला लें। हल्दी या टर्मरिक के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम कहते हैं क्यूरक्यूमिन, और ये हमारी आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन में भी प्रूव हुआ है कि क्यूरक्यूमिन जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सोराइसिस एक्चुअली क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो क्यूरक्यूमिन हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में। तो ये तो हो गया क्या खाना चाहिए। और अगर हम बात करें कि क्या खा सकते हैं, तो हमें प्रोटीन इंटेक हाई रखना है हमारी बॉडी में। तो इसका मतलब है कि फ़िश, चिकन, एग्स रिकमेंडेड हैं सोराइसिस में। रेड मीट रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज रेड मीट यानी कि मटन, उसमें भी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। एक और जो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए जिसमें इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि बैंगन और कच्चा टमाटर, इसका हमको परहेज़ करना है। तो खाने में हम खा सकते हैं, हम लोग चिकन, फ़िश और एग्स खा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ। हमें हल्दी खानी चाहिए। हाँ, मैंने आपको बताया कि मूंग दाल और बेसन को पीस के स्किन पे लगाने से आपको हेल्प मिलेगा। और सबसे बेस्ट है नारियल तेल से मसाज करना, नारियल तेल से मालिश करना, वो आपकी स्किन को मॉइस्ट रखेगा और आपके सोराइसिस के पैचेस में आप नोटिस करेंगे कि आपको रिलीफ मिलेगा इचिंग से भी और रेडनेस से भी। स्कैल्प में सोराइसिस के लिए आप चाहें तो ओवर द काउंटर कोल टार और सैलिसिलिक एसिड्स वाले शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप उसको लंबे समय तक ना यूज़ करें, क्योंकि ऐसे शैम्पूज़ जो होते हैं ये बालों की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, बालों को पतला कर देते हैं, जिससे कि हेयर में ब्रेकेज और हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत लंबे समय तक आप ये शैम्पूज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक और जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है स्ट्रेस को मैनेज करना। देखिए, घर पे बैठे अगर आप अपनी डिजीज़ को मैनेज करना चाहते हैं तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो ट्रिगर्स आपके सोराइसिस को बढ़ा रहे हैं, हमें उसे कंट्रोल करना है। तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो योगा, प्राणायाम, कपाल भाती करना, ये सब करने से हमें पता है, मॉडर्न मेडिसिन ने भी अप्रूव किया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है और स्ट्रेस सोराइसिस को एग्रीवेट करता है, तो इसे हमें मैनेज करना है। नंबर 2, जो 2 चीज़ें हमें बिल्कुल मना हैं, जो 2 चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है सोराइसिस के पेशेंट्स को, वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। कंप्लीटली बिग नो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और सोराइसिस के पाथवेज ट्रिगर होते हैं। तो ये थे कुछ एट होम टिप्स, क्या लगाएं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। अभी तक हमने बात किया कि घर बैठे बैठे कैसे हम अपने सोराइसिस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 3 या 4 मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं। मान लो कि अगर आपको स्कैल्प सोराइसिस हैं तो आपके केस में शैम्पू विद कोल टार एंड सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया जाएगा। मैंने पहले आपको बताया कि इसको बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाल पतले हो सकते हैं, दे कैन बी थिनिंग ऑफ द हेयर। सेकेंडली अगर हम बात करें तो लगाने के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। थोड़ी सी अगर डिजीज़ एडवांस है तो खाने के लिए मिथोट्रेक्सिड, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं, लेकिन अगेन उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत लंबे समय तक ये दवाइयों को नहीं खाया जा सकता है, इससे लिवर में गर्मी होना, लिवर पे प्रभाव पड़ना, किडनी में फ़र्क पड़ना, ये सारे इश्यूज़ बाद में शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आप इसको लेना बंद करते हैं तो अगेन डिजीज़ का फ्लेयर अप हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप इसको अब्रप्टली स्टॉप करेंगे, एकदम से लेना छोड़ देंगे, तो डिजीज़ फ्लेयर अप भी कर सकती है, बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ भी सकती है। बहुत ही सीवियर केसेस में डॉक्टर्स जो हैं बायोलॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिक्स क्या होते हैं? ये एक नोवल थेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं जो कि एक्चुअली उसी पाथवे पे जाके हमला करते हैं जिसकी वजह से सोराइसिस शुरू हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF फैक्टर जो है वो हमारी बॉडी में सोराइसिस पाथवे में इम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से सोराइसिस हो रहा है। तो बायोलॉजिक्स डायरेक्टली जाके TNF को इनहिबिट कर देते हैं या उस मॉलिक्यूल का बनना बंद कर देते हैं जिससे कि सोराइसिस हो। कुछ नाम जो मेरे माइंड में आ रहे हैं वो है एनब्रिल,
इंडिया में मिलते हैं, बाहर के देशों में ह्यूमिरा और बहुत सारे एडालीमुमैब और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, जो अगेन हमारे देश में इकोनॉमिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इनकी इंजेक्शंस आते हैं जो शुरुआत में हर 2 हफ्ते में दिए जाते हैं 3 महीने तक, उसके बाद हर महीने दिए जाते हैं डिजीज़ कंट्रोल करने में। ये तब होता है जब आपकी बीमारी उस स्टेज पे पहुंच गई है जहाँ पे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। तो इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि जब तक डिजीज़ स्किन के लेवल पे ही है उसको वहीं पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो डिज़ीज़ का बर्डन है वो भी बढ़ जाता है, फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट के ऊपर वो भी बढ़ जाता है, और जो ड्रग्स की जो हैवी जितनी मात्रा में ड्रग्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो टाइम रहते ट्रीटमेंट लें। अगर आपको मेरे दिए हुए टिप्स काम आ रहे हैं, अगर आपको मेरी दी हुई बातें पसंद आ रही हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाली सर्दियों में बहुत सारे और कंटेंट लेके आएंगे सोराइसिस के ऊपर। 1 मिनट के शॉर्ट्स रिलीज़ करूंगा मैं सोराइसिस के ऊपर, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चन वीडियो के शुरुआत में पूछा गया था मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था कि क्या गला ख़राब होने से, खांसी जुकाम होने से सर्दियों में सोराइसिस हो सकता है? तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है हाँ। स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको 50% केसेस में हमने नोटिस किया है बड़ों और बच्चों में खांसी जुकाम होने के 2 हफ्ते बाद जिन पेशेंट्स को सोराइसिस पहले से ही है वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनका सोराइसिस बढ़ जाता है। और ये चीज़ एक्चुअली मेडिकली प्रूव भी हुई है। हमने ब्लड सैंपल्स लेके देखे हैं उन पेशेंट्स को जिनको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हुई थी सर्दियों में। तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर्स, ASO टाइटर्स एक मार्कर होता है जो ब्लड टेस्ट में चेक करते हैं, तो वो पॉजिटिव आया था। तो इससे साफ पता चलता है कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जब गला ख़राब होता है सर्दियों में, तो जिन पेशेंट्स को सोराइसिस होता है उनका सोराइसिस 2 या 3 हफ्ते बाद एक्चुअली बढ़ जाता है। तो सर्दियों में प्लीज़ अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपको खांसी जुकाम ना हो, आपका गला ख़राब ना हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्कैल्प सोराइसिस की वीडियो है। एक स्कैल्प सोराइसिस का केस स्टडी हम लेंगे। ये पेशेंट की बिफोर की फ़ोटो देखिए। इनके आप देख सकते हैं कि स्कैल्प में कैसे उठी हुई पपड़ियाँ बन रही हैं लाल रंग की, जहाँ पे उन्हें बहुत खुजली होती थी, रेस प्लाक्स हैं यहाँ पे, पपड़ी झड़ती थी इनकी। तो हमने इनके बाल कटवाए, बाल छोटे करवाए पहले तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। ये इनके आफ्टर की फ़ोटो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके सारे पैचेस ठीक हो गए, और ये सिर्फ 1 मंथ का ट्रीटमेंट का रिजल्ट है। क्या किया हमने इसमें? कुछ नहीं, हमने इनको लगाने के लिए तेल दिया और हमने इन्हें खाने के लिए प्रोडक्ट्स दिए। उसको तेल को लगाने के बाद इन्होंने अपने स्कैल्प पे काम पे जाने से पहले 10 से 15 मिनट बस धूप दिखाई, और ये 1 महीने बाद का रिजल्ट है। तो ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आप बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई का मैसेज शेयर कीजिए, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको सोराइसिस के बारे में और सही एक्यूरेट डॉक्टर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए और केस स्टडीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा अगले वीडियो में। और कोई एक क्वेश्चन प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर करना हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे सारे व्यूअर्स को बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू आस्क अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।